हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का आरएस कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कौन सा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बोलते हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण का ये मानक रूप कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये मैंने इसलिए आपको समझाना चाहा कि हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसमें ये पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल में हमने 2 क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व करके बताइए। तो हमने पहले ही उन क्वेश्चंस को ले लिया है। आप जरा एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा, हम बता देंगे जैसे वो क्वेश्चन आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बेटा, ये क्वेश्चन करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमें किसी एक के कंचे मान लेने होते हैं। मैथमेटिक्स का ये स्टार्टिंग का रूल होता है कि हम मान लेते हैं, माना जॉन जॉन है, इसके जॉन के पास मान लेते हैं कुल कंचे हैं x। अगर जॉन के पास कुल कंचे x हैं तो, या तब कह सकते हैं, तब यहाँ पे जीवंती के पास कितने होंगे। देखो, जीवंती के पास अगर हम देखें तो होंगे 45 माइनस एक्स। कितने होंगे भाई मेरे? 45 माइनस एक्स। वो इसलिए होंगे क्योंकि दोनों के पास 45 है। अगर एक के x होंगे तो 45 माइनस एक्स। बोले सर ये समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एक डाटा लेके समझाता हूँ। मान लो कि जॉन के पास 20 कंचे हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 20। तो दोनों के पास 45 हैं, एक के पास 20 हैं, तो दूसरे के पास कितने निकलेंगे। हम अगर टोटल में से एक के पास के जो कंचे हैं वो माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 25 कंचे उसके पास होंगे। तो आप जरा समझो कि अगर मैंने x की वैल्यू ली हुई है तो हम x को ही तो माइनस करेंगे 45 में से। तो कई बार बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन आता है कि सर x मान लेते हैं तो 45 माइनस एक्स कैसे हो गया। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं कि इनके पास इतने कंचे। बोले कि इनके पास 5-5 कंचे खो गए। चलो मान लेते हैं कि इनके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, इनके पास कंचे खो जाते हैं भाई, कितने? 5-5। तो देखो जॉन के पास कितने कंचे बचते हैं। अगर 5-5 कंचे खो जाते हैं तो जॉन के पास जो कंचे बचते हैं, जॉन के पास जो कंचे बचेंगे वो बचेंगे x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास कंचे बचेंगे, जो भी उसके पास कंचे हैं उसमें से 5 उसके भी कम हो जाएंगे। तो 45 में से 5 जाएगा, उसके कंचे बचेंगे 40 माइनस के x। कितने बचेंगे? 40 माइनस एक्स। बोले दोनों का गुणनफल 124 है। ठीक है भाई, दोनों का गुणनफल अगर 124 है तो गुणनफल कर देंगे यहाँ पे, गुणनफल। ओके, दोनों का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, करते हैं गुणनफल। तो क्या होगा, एक x है और एक है हमारा 40 माइनस एक्स, सॉरी एक है हमारा x माइनस 5, एक है हमारा x माइनस 5 और एक है हमारा 40 माइनस एक्स। इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का। देखो खो जाने के बाद का गुणनफल बताया गया है 124। ये लीजिए 124। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। x का 40 में करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 5x और बराबर के 124। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर सबसे आगे कर लेंगे, 40 और में से 40 और 5 जुड़ जाएंगे, ये 45x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और ये माइनस के 200 हैं और ये बराबर में 124। आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण के जैसा बनाना है, गणितीय रूप में लिखना है। तो 124 इधर ले आओ, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 और माइनस के 124 बराबर के क्या हो जाएंगे? 0। अब आपको क्या करना है, एक बार माइनस चिन्ह का भाग दे देना है, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ये 45 माइनस के हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे। ठीक है, और 200 और 124 ये आपका 324 हो जाएगा, वो भी प्लस का 324 और बराबर के 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण। इसकी ये बात कर रहे थे कि वो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो ये तो द्विघात समीकरण हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि उनके पास कंचे बताओ।
तो भैया इसके करेंगे फैक्टर, 324 के फैक्टर करेंगे, जोड़ के 45 आ जाए, जोड़ के 45 आ जाए। आओ बच्चों फैक्टर कर लेते हैं 324। देखो काट लेते हैं किससे, पहले तो 2 से ही काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर काट लेंगे 3 से, ये कटेगा 27 बार। फिर काट लेंगे 3 से, ये कटेगा 9 बार। फिर काट लेंगे 3 से, ये कटेगा 3 बार। फिर काटेंगे 3 से, कटेगा 1 बार। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ हम लोग जोड़ के 45 लाएंगे। देखो लेके आएंगे बिल्कुल, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 कर लेते हैं, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। अगर मैं 27 में 12 जोड़ता हूँ बात बनेगी नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ अगर बात नहीं बनेगी तो, चलिए कोई बात नहीं। यस, अब कर लेते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 कर लिया हमने, डन। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अगर मैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18 करते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, इनको मिला लेते हैं। चलिए 36 कर लिया, 36 + 9, हाँ भाई बात बन गई। देखो 36 और 9 बिल्कुल सही बात है, x² माइनस के 36x और माइनस के 9। अगर मैं 36 का 9 में गुणा करूं तो 324 आएगा, और 36 और 9 जोड़ देता हूं तो 45 आएगा। अपना काम ओके हो गया, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए भाई आपने क्या करना है, इतने में से कॉमन लेना है। इतने में से कॉमन क्या आएगा, x, तो ये बचेगा x माइनस के 36। यहाँ से कॉमन लेना है 9, तो ये बचेगा x माइनस के 36, बराबर के क्या आएगा, 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस के 36, एक में आएगा x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 9 आएगी, एक 36 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक के पास 9 है और एक के पास 36 है। अब किसके पास 9, किसके पास 36, इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोला गया है। अगर हमने x का वैल्यू 9 लेना है, मतलब जॉन का 9 लेना है, तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। अगर जॉन का हमें 36 लिया तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, मतलब दोनों के मिला के 45 हो रहे हैं। इसमें ये नहीं बता सकते किसके पास कितने होंगे। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसका आंसर दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की लागत को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत अगर 750 रुपये है या थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बिल्कुल हम इसका आंसर आराम से आपको सिखा देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो आराम से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। मैथमेटिक्स की भाषा ये होती है कि हमसे पूछा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में समझो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। हमने मान लिया उस दिन x खिलौने बनाए गए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये। अगर मैं इसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक खिलौने की कीमत आ जाएगी। लिखेंगे तब एक खिलौने की कीमत, इसकी कीमत कैसे निकल के आएगी जरा समझना। उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या x है। उन्होंने क्या कहा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनाए गए। एक दिन में जितने खिलौने बनाए गए उसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। अगर मैं यहाँ पे एक खिलौने का नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल बनाए गए खिलौने का, तो खिलौने की कीमत कितनी आएगी। अगर मैं 55 का x में गुणा कर दूँ तो जिस दिन ये खिलौने बनाए गए उस दिन की टोटल निर्माण लागत आ गई 55x, क्योंकि एक खिलौने की अगर 55 रुपये है तो उस दिन हमने खिलौने कितने बनाए, x, तो 55x, ये टोटल लागत आ गई। उन्होंने कहा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। अब क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई है प्राप्त संख्या के बराबर है। इसको एक बार फिर समझते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मैंने ऐसा मान लिया कि एक दिन में खिलौने निर्मित करता है x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में।
अब देखो यहाँ पे ये बात भी थोड़ी गलत हो गई हम लोगों से। देखो एक खिलौने की कीमत, तब एक खिलौने की कीमत ध्यान देना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से, यानी 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने x उन्हें घटाने की संख्या को घटाने की प्राप्त संख्या बराबर। ओके, अगर मैं 55 में से x घटा देता हूं तो जो वैल्यू बच के आएगी वो एक दिन के खिलौने की कीमत बन रही है, यानी एक खिलौने की कीमत बन रही है। अपना एकदम टकाटक बढ़िया बन गया है। अब बोल रहे हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। अगर एक दिन में निर्माण लागत कितनी है? 750। चलो भाई लिखते प्रश्नानुसार। अब देखिए एक दिन में हमने खिलौने कितने बनाए? x, और हमारे एक खिलौने की जो निर्माण लागत है वो है 55 माइनस एक्स। अगर मैं इनका आपस में गुणा करता हूं तो उस दिन की टोटल लागत निकल के आ जाएगी 750। आई होप कि आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब करना क्या है, कंसेप्ट को समझो। क्या करना है? इसका करना है मल्टीप्लाई। 55 का x में गुणा कर देंगे, माइनस x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 750। 750 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर सबसे आगे ले आओ, सबसे बड़ी बात है एक्स स्क्वायर। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस की 55x माइनस के 750 बराबर के 0। माइनस साइन से भाग कर दो तो ये आपका माइनस के 55x माइनस के 55x हो जाएगा, प्लस के 750 और बराबर में आ जाएगा 0। अब ये कह रहे हैं 750 के फैक्टर करो, जोड़ के 55 आ जाए। हाँ भाई कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। चलो 750 के फैक्टर देखो यहाँ कर लेते हैं। पहले तो हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब हम लोग काटेंगे 5 से। किससे काटेंगे? 5 से। हेलो 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 सोनू, आवाज नहीं आ रही जी? कह रहे हम वीडियो बना रहे अभी। हाँ जी कह रहे नमस्ते जी, कह रहे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन अभी। हाँ ठीक ठीक बताओ। फाइव से कट करेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 2 बचेगी, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगी, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और 3 से काटेंगे एक बार। आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि सर हमने पहले 5 से काटा बाद में 3 से काटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फैक्टर करने हैं जल्दी से। एग्जाम में आपको ये कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपने फैक्टर कैसे किए, आपको जल्दी से इसके फैक्टर करके आंसर देना होता है। ठीक है, अब मुझसे कह रहे हैं कि जोड़ के 55 करना है। चलो भाई कर लेंगे। देखो 2 पंजे 10 कर लो, है ना, और 10 तियाँ 30 कर लो, और 5 पंजे 25। देखो बात बन गई, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, ये 30 हो गया, और 5 पंजे 25। अगर मैं 30 और 25 का गुणा करता हूँ तो मुझे मिलेगा 750। 30 25 को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा 55। तो यहीं से मुझे करना क्या है, इसको ब्रेक कर देना है। एक तो 30x लिखना है और एक को लिखना है 25x, ऐसे करके, और बराबर 750। कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 आएगा, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 30 आएगा। एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस 30, और एक ब्रैकेट में हमको मिलेगा x माइनस के 25। बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है भाई? 0 चल रहा है इधर। ओके, हमें बारी बारी से x के 2 मान निकालने हैं। एक हमारा मिलेगा 25 और एक हमें मिलेगा 30। हमारे 2 मान हैं। अब 2 मान में हमसे कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। हमारा आंसर 25 भी सही है और हमारा आंसर 30 भी सही है। तो यहाँ पे 2 मान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं, 2 शून्य होते हैं, 2 इसके मूल होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अरे भाई हमारी पहली प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण पता करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर दो। ये होल स्क्वायर है, इसे खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस के 6।
आप सबको इधर ट्रांसफ़र करके ले आओ, सबका पक्षांतर करके ले आओ भाई इधर। देखो 2x से 2x अभी कटेगा, कोई बात नहीं, कटेगा, आपको दिखाएंगे भी। ये देखो कट गया। कटने के बाद कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक कैसे है, ये तो इसकी शकल सूरत का नहीं है। बोले कैसी शकल सूरत का? बोले सर ax² प्लस के bx प्लस के c जैसा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन तो है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ये x² वाला पद 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस आप लिख देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो पूछ रहा है कि कौन है इसमें, तो ये है। दूसरा देखते हैं, x² माइनस के 2x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6 प्लस के 2x, सबको इधर ले आएंगे। x² माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल टू 0। x² देखिए ये 2x हो जाएगा 4x प्लस के 6, ये तो बिल्कुल भाई हूबहू बन गया, उसके जैसा ही बन गया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही है। तो बच्चों करना क्या है, आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, और पता करना है कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन चल रहे हैं, आप अपनी बुक को सामने रख लीजिए और एक एक क्वेश्चन मैच कराइए और सॉल्यूशन को देखते चलिए। इन्होंने कहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। चलो भाई कर देते हैं, द्विघात समीकरण बनाना है, साथ ही साथ हमें इनकी लंबाई चौड़ाई भी निकाल देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आयताकार भूखंड है, हाँ भाई है आयताकार, चलो बना लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ये रहा हमारा आयताकार भूखंड, ठीक है। बोले इसका क्षेत्रफल 528 है, मान लिया। इन्होंने कहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये जो लंबाई होती है ये वाली, ये ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर हम x मान लेते हैं चौड़ाई को, तो चौड़ाई से कनेक्ट होकर लंबाई आ जाएगी। बोले कैसे, तो चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा, 2 गुने से 1 ज़्यादा, 2 गुना करो और 1 ज़्यादा कर दो, ये हो जाएगी आपकी क्या, आपकी लंबाई हो जाएगी। ये रही आपकी सारी कहानी। देखो आपके डायग्राम से सारी कहानी आ गई। भाई आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो शुरू हो जाइए, कैसे लिखेंगे, जो आपने चित्र में लिखा है, जो आपने डायग्राम में x लिखा है, वो मान के लिखनी पड़ेगी पहले बात। कैसे, माना आयत की चौड़ाई आपको लिखनी पड़ेगी, चौड़ाई कितनी, x मीटर, और यहीं पे आपको तुरंत ये बता देनी है कि लंबाई कितनी है, 2x प्लस के 1 मीटर। ओके ठीक, डन। बोले प्रश्नानुसार क्षेत्रफल की बात करो तो आपको सब पता है, आपको सब पता है, नहीं तो राजीव सर आपको सब सिखाएंगे। क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखो 9th क्लास में आप हमसे पढ़ते रहे, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमको साइड दी गई हैं, जो भी का मतलब लंबाई चौड़ाई, इनका गुणा कर दो, और जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। गुणा कर दो, ये आ जाएगा 2x² प्लस के x माइनस के 528 कर लो बराबर के 0। 528 का पहले 2 में गुणा करो। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बात विशेष ध्यान रखो, अचर पद का x² के गुणांक में गुणा करो और देखो कितना हो रहा है। 528 का डबल हो जाएगा 1056। चलो भाई 1056 के फैक्टर काट लेते हैं और घटा के 1 लाना है। जी बिल्कुल ले आएंगे हम लोग। देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8। मैं मतलब हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से काट दो, 2 6 जा, 2 6 जा, फिर काट दो 6 से 11 और 11 से काटो 1। देखो भाई काम हो गया अपना। कैसे हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे करो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 है ना, और 11 दूनी 22, 22 बन गई बात। देखो हो गया काम हो गया। चलिए ठीक ठीक बता रहे हो गया। देखो 6 का करो, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 है ना, ये हो गया हमारा कितना, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 हो गया, ये हमारा 24 हो गया। इधर करते हैं, ये 11 है ना, एक बार चेक कर लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक, और 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, और अच्छा ये 6 से काट दिया ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे 2 से काटो, क्या है ना, 2 से काटोगे तो बात अच्छी बनेगी, फैक्टर करने में मज़ा आएगा। ये देखो फिर क्या, 3 से काटो, इसलिए हम लोगों को फैक्टर मिल नहीं पा रहे। ठीक है, अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8
तियाँ 24 कर लो, है ना, नहीं बनेगी। 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, हाँ हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 दूनी 32 और 11 तियाँ 33, हो गई बात। तो वो थोड़ा समय जरूर लगता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बात बन जाती है। देखो 32 33 हो गया, मतलब 33x में से अगर मैं 32x माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ, 32x, अगर मैं, एक मिनट, ये टच नहीं मानना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये मैं जो 32x है ना, ये माइनस कर दूँ तो क्या आ जाना है, देखो 1 आ जाना है। यहाँ से ले लो 2 कॉमन, तो क्या होगा, 2x कॉमन लोगे तो x प्लस के 33 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 32 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से भी आएगा x प्लस के 33, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगी, 0। चलिए भाई 0 आ गई। अब क्या करना है, x प्लस के 33 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे में हमारा आ जाएगा 2x माइनस के 32। देखो भाई कभी भी लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट हम नहीं रखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अभी दिख रहा है पॉजिटिव लेकिन वैल्यू नेगेटिव देगा, तो ये क्रॉस कर दो। जो नेगेटिव दिख रहा है वो वैल्यू पॉजिटिव देता है हमेशा। क्यों देता है, उसका रीज़न समझो। क्योंकि जब हम बराबर में 0 करते हैं, जब हम इसे पक्षांतर करते हैं तो ये 32 आ जाता है, x का मान निकालेंगे तो 32/2 आ जाता है, कट के 16 आ जाता है। इस तरीके से x का मान हो गया 16। अगर हमने x 16 मानी मतलब चौड़ाई हमारी 16 आ गई, लंबाई 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगी। आंसर तो हमारे ये दोनों ठीक थे, लेकिन ये ब्रैकेट हमारा प्लस होने की वजह से हमने इसे छोड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देता। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर एकदम विधिवत किया है। आप भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर एकदम प्रॉपर करोगे अपनी नोटबुक में, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा वाली बुक होगी, कॉपी होगी, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जी हाँ बच्चों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। इसका कंसेप्ट ये है, कि जब भी हमसे धनात्मक पूर्णांक की बात करता है तो हमें यहाँ पे मानना पड़ता है। पहला धनात्मक पूर्णांक हम x मानते हैं, उसके बाद x प्लस 1 मानते हैं, उसके बाद x प्लस के 2 मानते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक मानने का कंसेप्ट होता है, और आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे पदों को मान लेते हैं जैसे जैसे पद हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कंसेप्ट समझ लो। अगर हमसे ये कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक, अगर उसने हमसे कहा है कि धनात्मक भी निकालने हैं और सम भी निकालने हैं, यानी सम होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक समपूर्णांक, अगर सम की बात करते हैं तो हमारा कंसेप्ट होगा पहला x, फिर होगा x प्लस के 2, फिर होगा x प्लस के 4, ठीक है ना। इस तरीके से हम डॉट 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 निकाल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, अगर हमसे विषम का पूछता है, तो निकालेंगे x प्लस के 2 और x प्लस के 4। तो आपने देखा कि अगर सम और विषम का पूछता है तो सेम सेम रहता है, सम विषम का सेम सेम रहता है, और प्राकृतिक का या धनात्मक पूर्णांक का ये रहता है। ये कंसेप्ट है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन्होंने कहा है 2 धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो हमने मान लिया कि माना दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो हम लोग x ले लेंगे और एक x प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। एक x और एक x प्लस 1 है, ये ले लेंगे, ठीक है। एक तो x ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे x प्लस 1। अभी बोल रहे इनका गुणनफल 306 है, लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका गुणनफल। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला गुणनफल है इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में लिख देंगे 306। x का गुणा कर देंगे x स्क्वायर
प्लस के x 306 इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण बनने के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का नियम क्या है? सॉल्व करने का नियम ये है कि जो अचर पद होता है इसे बोलते हैं अचर पद, इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। तो यहाँ गुणा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है और जो वैल्यू आती है उसका फैक्टर करते हैं। तो हमें सीधे सीधे 306 के ही फैक्टर करने पड़ेंगे। जो बात मैं बता रहा हूँ गुणनखंड करने की, ये आप सबको ऑलरेडी रटी हुई होगी, है ना, गुणनखंड करने का तरीका। चलिए पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर इसके करेंगे तो पहले 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। उसके बाद 3 से कट कर देंगे क्योंकि अब 2 से तो कट होगा नहीं, लास्ट में 3 आ गया है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और उसके बाद ये 3 से फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और अब ये 17 से कट हो जाएगा। राइट, इस तरीके से हमने 306 के 306 के फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है, मुझे माइनस करके 1 लाना है। तो देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 306 और अगर 18 में से 17 माइनस करते हैं तो आता है 1, है ना। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके, एक्स स्क्वायर 18x माइनस के 17x माइनस के 306 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, दोनों में से यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन आएगा आपका x, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस के 18। यहाँ से कॉमन आएगा 17, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस के 18। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो पहला ब्रैकेट है वैसा ही सेम बनेगा, बहुत जल्दी से कर देना है। एक ब्रैकेट में हमारा आएगा x प्लस के 18 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस के 17। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस के 18, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस के 17। देखिए बराबर में 0। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि हमें कौन से ब्रैकेट को 0 को बराबर करना चाहिए। देखो जो ब्रैकेट पहले से प्लस का है ये रिजल्ट माइनस में देगा, जो माइनस का है वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, धनात्मक देगा। हमें माइनस वाले को लेना होगा, प्लस वाले ब्रैकेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन करते वक्त बहुत ही समझदारी से आपको हल करना है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अगर गलती हो गई तो आपने कुछ भी अगर ओवर राइटिंग कर दी कॉपी में, दोबारा से काट दिया, दोबारा से क्वेश्चन किया, तो वो क्वेश्चन फिर उतना मज़ेदार नहीं रहेगा। टीचर साफ सुथरा देखता है, पहले से ही सारा प्लानिंग मन में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऑपरेट करना है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 17। आपसे बोला गया था धन पूर्णांक कौन से हैं, तो आप देख लो, अतः लिखोगे, अतः क्रमागत धन पूर्णांक एक तो हमारा x होता है और एक हमारा x प्लस के 1। तो x की वैल्यू हमारी 17 आई है और 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो धन पूर्णांक है वो होंगे 17,18 हैं। ये हमको लिख के आ जाना है, हमारा आंसर एकदम बढ़िया हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। बिल्कुल इसे करेंगे, देखो बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर करेंगे। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, हमें यहाँ पे किसी एक की एज माननी होगी। माना रोहन की एज, आयु, है ना, आयु मान लेते हैं। कितनी मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। कितनी मानेंगे? x वर्ष। अब बोले रोहन की माँ बड़ी है, बिल्कुल, तब रोहन की माँ माता जी की अगर एज निकालेंगे तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं उनकी मम्मी, तो हम क्या करेंगे, उसमें 26 प्लस कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई? ओके सर समझ आ गई, ठीक है, धन्यवाद। उनकी आयु वर्षों में, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। देखो उनकी आयु जो है वो वर्षों में है, बिल्कुल सही बात। का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद,
इसका मतलब यहाँ कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पहले तो हमें यही समझना होगा कि 3 वर्ष पश्चात उनकी एज कैसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि रोहन की एज हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी, आयु हो जाएगी, जो एज है उसमें 3 साल और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। ये इतने वर्ष हो जाएगी, है ना। और इनकी जो मम्मी है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, माता जी की जो आयु है इनकी, वो देखो कितनी हो जाएगी। जो मेरे पास पहले से आयु इनकी मालूम है x + 26, इसमें ये 3 ऐड कर दो तो इनकी माता जी की एज हो जाएगी x + के 29। ये इनकी माता जी की एज हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने कहा इनका गुणनफल, चलो भाई इनका गुणनफल प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, क्या गुणनफल है भाई, इन्होंने कहा है कि अगर इनका गुणनफल करते हैं, एज का गुणनफल करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं तो हो जाएगा 360, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे पास रोहन की 3 वर्ष बाद की एज है उसमें, और उनकी माता जी की जो 3 वर्ष बाद की एज है, उनका गुणनफल है 360। बस अब हम क्वेश्चन के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। गुणा करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व कर देना है। ध्यान दीजिएगा कितना आंसर आएगा, देखो x का x में गुणा करेंगे, ये आएगा x², फ्री हो जाएगा 29x, 3 का करेंगे तो 3x, और ये आपका हो जाएगा 30 या 90, 3 कम कर दो यानी कि 87 और इक्वल टू 360, ठीक। सबको इधर ले आओ, ये हमारा x², 9 और 3 12, ये हमारा 32x हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और 87 तो हैं ही हमारे पास, माइनस के 360 आ जाएंगे। इन्हें जल्दी से घटा लो, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 3 में से 1 गया तो 2, 273। इधर हमारा 32x है। अच्छा ये 273 बचा किसका है, ये 273 बचा है माइनस का, किसका बचा है, माइनस का बचा है, ठीक है। पूरा सेलेक्ट होता है, चलिए कोई बात नहीं, इसे हटाना ही पड़ेगा, पूरा ही हटाना पड़ेगा। लो हटा दिया, नो प्रॉब्लम। माइनस का बचा ये कितना, 3 बचा था, फिर ये 7 बचा था, 273 बचा, ठीक है। ये हमारा 32x है, ओके। आप अगर कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशंस हमारी इक्वेशन से मैच कर रही होगी, आपकी बढ़िया से आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। और ये तैयारी का एक बढ़िया तरीका भी है कि आपको हमारे साथ साथ ही चलना चाहिए। चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 3 से कटता नज़र आ रहा है आराम से, 3 निम 27, 3 एकम 3, फिर ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 13 टाइम्स, फिर ये 13 से कट जाएगा 1 टाइम्स। तो ये रहे इसके फैक्टर। 7 या 21 मुझे घटाना है ना, 13 39, 39 में 7 जाएगा 32, बन गई बात। देखो भाई हो गया काम, x² प्लस के 39x में से 7x माइनस करोगे हो जाएगा 32x आ जाएगा, ठीक है। ये रहा अपना फाइनल फैक्टर हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन देख लो, x कॉमन आएगा तो हमारा x प्लस के 39 हो जाएगा, है ना। 7 कॉमन आएगा तो हमारा ये x प्लस के 39 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ब्रैकेट माइनस का आएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट 39 का आएगा। हमको ये देखना है कौन सा ब्रैकेट हमें धनात्मक मान देगा, कौन सा ब्रैकेट हमें ऋणात्मक मान देगा। हमने देखा जो धन का ब्रैकेट है वो हमें ऋणात्मक मान देगा, ऋण का देगा, माइनस का देगा, और जो हमारा माइनस का है वो प्लस का देगा। तो इस वाले ब्रैकेट को लेके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमको एज चाहिए और किसी की एज पॉजिटिव होती है, कभी इसकी एज नेगेटिव नहीं होती है। x बराबर 7 वर्ष, ये रोहन आ गया, रोहन की माता जी की आयु है, तो आप लिखेंगे अतः रोहन की आयु बराबर कितनी, 7 वर्ष, ठीक है। और लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु x प्लस के 26, मतलब 7 प्लस के 26, तो ये आपका आ जाएगा 7 6 13 33 वर्ष। ये रहा अपना फाइनल जवाब, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और आप देख रहे हैं मैं कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा हूँ,
मैं क्वेश्चंस को प्रॉपर करके दिखा रहा हूं कि आप बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन करके आओगे तो आपने भी ऐसे ही लिख के आना है। अगर आप ऐसे ही लिख के आओगे तो आपके नंबर एकदम बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। देखो बात क्या है, मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखवानी चाहिए बच्चे की बोर्ड में कॉपी कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल इस बात का है कि हमने जिस बच्चे को या जिन बच्चों को गाइड किया, ये कहा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन करके आना, उनके अच्छे नंबर हैं और फुल में से फुल मार्क्स हैं, 100 आउट ऑफ 100 नंबर हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात इतनी मजबूत है कि अगर मेरी बात आप समझ के आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो आप भी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बोर्ड की कॉपी साफ सुथरी हो, ओवर राइटिंग ना हो, कहीं कटा हुआ फालतू का ना हो। जो भी आपको करनी है काटपीट, उसको कॉपी के सबसे बैक पेज पर जहाँ रफ कार करते हैं वहाँ पे रफ कार डाल के ही कट करना। पहले आप रफ पे जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेना कैसे करना है और उसी को साफ सुथरा आपको आगे से लिख के आना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं या देखते ही तुम्हें बन रहे हैं, उन्हें पहले करना। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन शुरुआत के आपको अच्छे अच्छे करने हैं, बढ़िया। उसके बाद आपने अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर दिया जो बीच में कहीं गड़बड़ हो गया तो वो मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छे बच्चे हो तो होना नहीं चाहिए। चलिए भाई, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, ये वाला क्वेश्चन 306 वाला, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सोच लीजिए ये हमारे बोर्ड का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। डाटा बदल सकता है, क्वेश्चन वही आएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये जो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ ये चल रहा है, ये देखो, एक क्वेश्चन और है इसमें, हाँ अभी आएगा, चलो नो प्रॉब्लम, आएगा, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया था। देखो बेटा ये कभी कभी 6-6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन 6-6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखो भाई चाल दे रखी, वो दूरी दे रखी है और चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अब देखो कोई चीज़ कम हो रही है, इसका मतलब पहले से वो कुछ होगी, ऑब्वियसली चाल उसकी कुछ होगी, तो वह वही दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है, ठीक है। इसका मतलब समय भी पहले कुछ लगता रहा होगा, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है ना। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, बिल्कुल सही बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इसका कंसेप्ट होना चाहिए। हमारे पास इसका कंसेप्ट ये है बच्चों कि कंसेप्ट में हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हम लोग सभी ये बात समझते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप अच्छे से जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही होती है हमारी, यही होता है हमारा समय, यही होती है हमारी सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, कंसेप्ट यही है। अब इसमें हमें कैसे ऑपरेट करना है, तो देखो दूरी हमको दे रखी है, समय की चर्चा हो रही है, चाल की बात हो रही है, तो यहाँ हम समय को वैल्यू सबसे पहले देंगे। समय बराबर, इस फॉर्मूले को हम अपने मन से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, दूरी बट्टे चाल कर लेंगे। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा आप समझते हैं। देखिए हम ये बात पहचान चुके हैं इस क्वेश्चन में कि पहले उसकी चाल ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कम की बात कर रहा है, पहले उसकी चाल ज़्यादा होगी, अब उसकी चाल कम हो गई, जिसकी वजह से समय ज़्यादा लग रहा है ना। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, नॉर्मल अगर आप साइकिल से जाते हो, जैसे कि हम लोगों के पास व्यवस्थाएं होती हैं, साइकिल से आप जाते हो तो आपको समय एक लग रहा होगा, आपका घर हो सकता है 10 मिनट में आप पहुंच जाते हो, 15 मिनट में आप पहुंच जाते हो। लेकिन आपकी एक दिन व्यवस्था गाड़ी की हो जाए, जैसे लाइक बाइक की व्यवस्था हो जाए और आप चला भी लेते हो, और उस दिन आपके मम्मी पापा कहे बेटा आज बाइक से चले जाओ, आज आपकी साइकिल, आप मत जाओ साइकिल से, या साइकिल आपकी ख़राब हो गई। तो जब आप बाइक से जाएंगे तो घर से निकलने का टाइम वही हो, सब कुछ वही हो,
लेकिन आप क्या महसूस करेंगे कि आप रोज से 5 मिनट या 3 मिनट पहले पहुंच गए। क्यों? क्योंकि साइकिल तो आपकी एनर्जी के हिसाब से चलेगी और बाइक तो एक्सीलरेटर के हिसाब से चलेगी, तो बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको कहीं जाना होगा तो समय कम लगेगा। स्पीड ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है, स्पीड कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। मेरा लॉजिक समझ गए? तो यही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे? हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल है हमारी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक और बात मान लेंगे, तब नई चाल क्या होगी? नई चाल जैसे कि उन्होंने बोला कम है तो नई चाल हो जाएगी x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नई चाल और पुरानी चाल दोनों के साथ लॉजिक देखो, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बात है, इन्होंने कहा है कि जब इतनी दूरी चल के जाते हैं तो कुछ समय लगता है। भाई देखो फॉर्मूले पे आ जाओ, समय को लेके चर्चा करेंगे तो दूरी बट्टे चाल, हमारे पास दूरी है 480। अब यहाँ से कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो डिस्टेंस तय की जा रही है 480, उसमें पहले स्लो स्पीड को आप आगे रखेंगे, ये देखो माइनस, और आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसे आप पीछे रखेंगे और दोनों में डिफरेंस आएगा 3 घंटे। मेरी बात समझना, कम चाल से चलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा चाल से चलोगे तो समय कम लगेगा। धीमे चल रहे हो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं इस वाले से, तो दोनों के बीच में अंतर आएगा 3 घंटे। ये ऊपर दे रखा है देखो 3 घंटे। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा x और x माइनस के 8 एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 480x आएगा, ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस के 8 और बराबर में रहेगा आपका कितना, 3। एक बार और नीचे भी मल्टीप्लाई करते चलो, ऊपर भी करते चलेंगे। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ऊपर हो जाएगा 480x माइनस 480x और प्लस हो जाएगा 480 इंटू 8 और बराबर में 3। बड़ी अच्छी बात क्या है जरा देखो, बड़ी अच्छी बात ये है कि 480x से 480x कट जाएंगे और बच जाएंगे क्या, बचे हुए इधर लिख देता हूँ, बच जाएंगे आपके 480 इंटू 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर के 3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 का पहले गुणा कर लो, यह आ जाएगा 3x 3 × 24x बराबर के 0 8 × 64 की 4 हासिल में 6 8 × 32 और 6 38। ये लीजिए, ये देखिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग कर दीजिए, 3 का दोनों पक्षों में दोनों तरफ भाग करने पर, 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 × 8 = 24, इधर ले आओ माइनस के 3 × 1 3 3 दूनी 6 3 × 8 = 24। ये देखिए आ गए 1280। अब ये कह रहे हैं 1280 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा के 1 आ जाए। कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। चलो 1280 किससे काटोगे, सबसे पहले 2 से ही काट लो, 2 × 6 12 होते हैं, 2 × 4 8, 2 × 3 6, 2 दूनी 4, 2 × 1 2, 2 × 6 12, 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 दूनी 4, 2 10 और 2 5 और ये 5। ठीक है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? हाँ, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? देखो घटा के 8 लाने, अरे बहुत अच्छे फैक्टर्स हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 हो गया भाई। 40 और 32 का फैक्टर हो गया 40x प्लस के 32x
माइनस के 1280 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 40 आएगा, 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 40 आएगा बराबर 0। आपको पता चल गया है कि दो ब्रैकेट आएंगे, एक तो x माइनस 40 आएगा और x प्लस के 32 आएगा। कौन सा ब्रैकेट हमारे काम का है भाई? माइनस वाला काम का है, प्लस वाला काम का नहीं है। यहाँ से x का मान निकलेगा 40। जो x का मान आया वही है रेलगाड़ी की चाल। आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आओगे पेपर में, ये बात जरूर लिख के आना। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन करो बढ़िया करके आना, उसके बाद लास्ट में आपको आंसर हाईलाइट करके आना है, जिससे कि टीचर आपके सॉल्यूशन पर कम आपके आंसर पर फोकस ज़्यादा करे और टिक करके आगे निकल जाए। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा इसी टॉपिक का कंसेप्ट आया है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं इसको सीखो। 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर के 0। क्या करना है? यहाँ पर जो अचर पद होता है, यहाँ पर जो अचर पद होता है, यहाँ पर जो अचर पद होता है इसका गुणा x² के गुणांक में कर लेते हैं। 3 दूनी 6। अब 6 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ के 2√6 आ जाए। तो गौर से देखना, 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे, ये 2√6 आ जाए तो 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 इंटू √6। और अगर √6 और √6 को मैं प्लस कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 2√6। इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर हैं 2√6 के वो ये आ गए √6 प्लस √6। अपना काम हो गया और बहुत बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन आपके सामने देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3x² माइनस के √6x माइनस के √6x प्लस के 2 बराबर के 0। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस के √6/3 आएगा और यहाँ पे √6 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2/√6 आएगा। ध्यान से देखना, ये एक ही ब्रैकेट हैं, आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, ये देखो अभी मैं बता रहा हूँ एक ही ब्रैकेट है, इसको आप लिख दीजिए √6/3। अब आप सोच रहे हो सर इसको आप ऐसे क्यों लिख सकते हैं? तो देखो मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं 2/√6। आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ऐसा आप करेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा और ये 2√6 2 से कट जाएगा 3 बार और ये देखो आपके सामने वही वैल्यू आ गई जो पहले ब्रैकेट में रखी हुई है। बात समझ गए? ओके। अब आप कहेंगे हाँ सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बता रहे हो। जी बिल्कुल बेटा, आपको एकदम बढ़िया सॉल्यूशन और लाजवाब, क्योंकि अपने पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इतने साल पढ़ाने का। तो ये मानो कि आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी जगह भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, पर डे वीडियो देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो निश्चित आप सफल होगे, कोई रोक नहीं सकता है। देखो भाई, आप √6 के फैक्टर कर लो, ऐसे लिख लो √2 और √3, है ना, ऐसे लिख लो। और √3 से ये 3 रूट बार कट जाता है, √3 बार। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा √2/√3 और दोनों पे आप सेम ब्रैकेट लगा के ये आप आंसर दे के आएंगे। ये रहा आपका फाइनल आंसर। और आपको हम बता देते हैं ऐसा ही आंसर आपको वहाँ मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, मतलब क्या बोलते हैं आंसर शीट में। दूसरे से भी यही आएगा, सेम है ब्रैकेट, दूसरे से भी आएगा। आपको बता देते हैं 3x माइनस के √6 बराबर के 0 है। फिर आप लिखेंगे 3x बराबर के √6। देखो ये सेम सीन बन रहा है। x बराबर आएगा √6/3, आपने उसके फैक्टर कर लेने हैं √2 √3, इससे ये कट जाएगा √3 बार और आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2/√3। तो दोनों से आपको सेम आंसर मिलेंगे और आपके जो मूल होंगे वो यही होंगे 2/√3 2/√3। आप आंसर शीट देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इन्होंने कहा इसके गुणनखंड करो, मूल निकालो। तो पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, आइए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, x² माइनस के 3x माइनस 10 = 0। 10 के फैक्टर -3 आ जाए, 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे,
चलिए ऐसे भी लिख देते हैं। तो 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। एक से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट से x माइनस 5, दूसरे से x प्लस 2 बराबर 0। आप देखेंगे ये ब्रैकेट आपका इग्नोर कर, सॉरी मूल है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, दोनों से मान निकालना है। x बराबर एक तो प्लस का 5 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आप किसी को भी कर लेना। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। रूड है, आपको लगेगा कि सर पता नहीं ये क्वेश्चन कैसा है, कितना हार्ड है। अरे हार्ड नहीं है, वही तो सबसे सरल है। देखो वही तो सबसे सरल है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। तो जब आप रूट 2 का, दिख रहा है विजिबल कम होगा, चलो ये बता, अगर आप रूट 2 का 5√2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के बाहर तो आपका 5 है, रूट का रूट से गुणा होगा तो ये 2 हो गया मल्टीप्लाई में, और ये बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ से मिलेगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 7 आ जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी भी तो किए थे, देखो 5 दूनी 10, 5 और 2 7 होते हैं, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम फैक्टर के हैं, बट केवल रूट लगा हुआ है। यही है थोड़ी सी समस्या। 5x लिखेंगे, उसके बाद 2x लिखेंगे और प्लस के 5 √2 लिखेंगे बराबर के 0। यहाँ से आपने कॉमन लेना है रूट 2x। जैसे कि मैं आपको हमेशा सिखा रहा हूँ, अगर वो बटे में नहीं है या कॉमन नहीं है उसे बटे में लिख दो। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, ये भी आपको बटे में लिख देना है। आप कहोगे सर ब्रैकेट सेम नहीं है, पीछे आपने देखा था ब्रैकेट सेम है। आप एक में लिखोगे x प्लस के 5 अपॉन ये, और ये सेम ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वाला लिखो 5√2/2, और एक में लिखोगे √2x प्लस के 2 बराबर के 0। अब आप इससे सॉल्व करो तो x बराबर आएगा माइनस के 5√2/2। एक तो हमारा ये आंसर आएगा। यहाँ से हमारा आएगा √2x बराबर माइनस के 2, x बराबर आएगा माइनस के 2/√2। इसका रेशनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बटे में अंडर रूट रहनी नहीं चाहिए। तो ये आएगा माइनस के 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस के √2। आपने देखा ये 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। बाकी के क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 ऐसी संख्या निकालो जिनका योग 27 है। मान लेते हैं भाई एक x है और एक y है, इनका योग 27 है। चलिए इनका गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल है 182, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जोड़ो तो 27, गुणा करो तो 182। तो इसका मतलब इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर में देखो एक तो 13 आएगा और एक 14 आएगा, और 13 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा 27। तो इसका आंसर तो बड़ा शानदार है, इसका आंसर होगा 13 और 14। अब बोले गुरुजी समझाओ करना कैसे। अरे डिटेल में करने के लिए भाई इसमें से किसी एक का मान निकालो। x का मान निकालेंगे 182/22, और ये मान उठा के यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप देखेंगे 182/22 प्लस के 22 बराबर के 27 यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। उसके बाद सबको एक तरफ पक्षांतर कर लो। लीजिए एक तरफ पक्षांतर कर ले रहे हैं। ये 27 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे 27/22 और प्लस के 182 बराबर 0। इसके आगे आपको करना है, आपको पता है इसके फैक्टर करोगे, इसके 2 फैक्टर आएंगे 13 और 14, इनको जोड़ के 27 आएगा, 22 के 2 मान आ जाएंगे। ये काम आपका है, आप करिएगा। आप हाई स्कूल में हो, आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, एक हमारे पास x होता है और x प्लस 1 होता है, जिनके वर्गों का योग कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस के ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x माइनस के 365 कर लो बराबर के 0। 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर के 0। 2 से भाग करो, एक्स स्क्वायर x माइनस के 1, 2 8 16, 2 2 4। देखो अभी आया था वही आ गया 182। इसके फैक्टर वही हो गए कितने 14 और 13।
है ना, और 14 में से 13 घटाओगे आंसर आएगा। इसका भी आंसर यही आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है 13 और 14। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे बोर्ड के लिए, ठीक है, टिक लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फटाफट एक समकोण त्रिभुज बना लो। इसको कह दो x है तो ये कम है, x माइनस के 7 है, ये हमारी 13 है। आइए सॉल्व कर देते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे बाई PGT। पाइथागोरस को शॉर्ट में कहते हैं बाई PGT। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग, एक हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। चलिए 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x प्लस के x स्क्वायर। 169 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। इन सबको इधर ले जाओ, इधर जीरो कर लेंगे। इट इज़ इम्प्लाइज दैट, सीधे सीधे लिख लेते हैं जिससे कि हमको तकलीफ ना हो। इस तरीके से लिख लेते हैं, बराबर में जीरो। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये माइनस हो जाएगा तो 9 और यहाँ से आपको 12 मिलेगा। इसमें भाग दे देते हैं 2 से, तो x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। ये घटा के 7 लाना चाह रहे हैं। फैक्टर बताओ, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 में से 5 जाएंगे 60, यही हमारा आंसर होगा। एक तो हमारा 12 निकलेगा और एक हमारा 5 निकलेगा। 12 निकलेगी ये और 5 निकलेगी ये और 13 ये है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 10th क्लास के बच्चे हो, इतना आपको आना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को देखते रहो और बार बार देखो जिससे कि कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाए।